हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, होम साइंस में हम चैप्टर 9 अशुद्ध वायु से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं। और लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने चेचक, छोटी माता और क्षय रोग के बारे में पढ़ा। और अब हम खसरा नामक संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, खसरा को इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं, है ना। और ये जो रोग है ये भी चेचक की तरह ही संक्रामक होता है। और ये रोग एक विशेष विषाणु के कारण होता है जो वायु द्वारा फैलता है। और बच्चों, ये रोग बच्चों में अधिक होता है। इसके रोगाणु गले के श्लेष्मा तथा नाक के स्राव में पाए जाते हैं। और ये रोगाणु थूक आदि के साथ हवा में मिलकर संक्रमण का कारण बन जाते हैं। अब बच्चों, संप्राप्ति काल, रोग के संक्रमण काल से रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक लगभग 10 से 15 दिन लगते हैं। और कभी कभी ये अवधि 20 दिन की भी हो जाती है। मतलब कि जब खसरा रोग की शुरुआत होती है तब से लेकर और खसरा रोग जब तक ये रोग खत्म होता है 10 से 15 दिन का समय लगता है, लेकिन कभी कभी 20 दिन भी हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों कारण तथा फैलना। स्टूडेंट्स, गले व नाक के स्रावों में और त्वचा पर निकले दाने के जो छिलके होते हैं उनमें रोग के रोगाणु पाए जाते हैं। और रोग होने के समय से लेकर जब तक रोगी की नाक बहती रहती है, नाक से स्राव बहता रहता है, तब तक रोग के फैलने की संभावना अधिक बनी रहती है। इसलिए रोगी के वस्त्र और खिलौनों द्वारा भी ये रोग फैल सकता है। प्रतिरक्षा। बच्चों, इस रोग के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिरक्षा की क्षमता बहुत ही कम बच्चों में होती है। और एक बार खसरा निकलने पर प्रतिरक्षा क्षमता जो है उत्पन्न हो जाती है। और बच्चों में 2-3 बार खसरा निकलने की अनेक शिकायतें की जाती हैं। और इससे बचने के लिए अभी कुछ समय पूर्व ही एक नए टीके का आविष्कार हुआ है। विषाणु और उनका संवहन। स्टूडेंट्स, इस रोग के जो रोगाणु है वो नाक और मुंह के स्राव में रहते हैं। और यदि घर में ये रोग एक बच्चे को हो जाता है तो फिर साधारणतः ये सभी को हो जाता है ना। और ये जो रोग है ये शिक्षित परिवारों के अपेक्षा जो अशिक्षित परिवार हैं उनमें इस रोग के कारण अधिक मृत्यु होती हैं। अब बच्चों, रोगी का पृथक्करण। खसरा के जो रोगी होते हैं, अगर हमें जरा सा भी आशंका हो कि इसको खसरा है तो उस रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, है ना। और जब तक उसका गला और जुकाम बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक उसे दूसरे लोगों से अलग ही रखना चाहिए। लक्षण, इसके क्या लक्षण है? ये जो खसरा रोग है बच्चों, इसके विषाणु शरीर में पहुंचने के कुछ समय बाद व्यक्ति को क्या लगने लगता है? जाड़ा लगता है और बुखार आता है और बहुत बेचैनी भी होती है। खांसी छींक बहुत ज़्यादा आने लगती है ना। और इसके बाद ही शरीर पर दाने निकलने लगते हैं। सबसे पहले बच्चों कान के पीछे दाने निकलते हैं, बाद में ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और इस समय बुखार भी बहुत तेज़ हो जाता है ना। और 4-5 दिन में जब ये दाने मुरझाने लगते हैं तो बुखार भी कम होने लगता है। संप्राप्ति काल बच्चों 8 से दिन में ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि खसरा से बचने के लिए उपचार कौन कौन से हैं, है ना। मतलब कि अब हम पढ़ेंगे कि खसरा होने पर उपचार किस तरह करना चाहिए। बच्चों, यदि खसरा बिगड़े नहीं तो उपचार की आवश्यकता नहीं होती और बाद में रोगी को उचित देखभाल करने की ही आवश्यकता सिर्फ होती है, क्योंकि इसके साथ निमोनिया होने का डर रहता है। और अधिक गर्मी से और अधिक ठंड से रोगी को बचाना चाहिए, है ना। ना तो ज़्यादा ठंडी
जगह पे ही उसको रखना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म जगह पे ही रखना चाहिए रोगी को जिसको खसरा हो गया हो। अब पढ़ेंगे हम बचाव के उपाय। सबसे पहला तो ये है बच्चों कि खसरा वाला जो बच्चा है उसको घर के दूसरे व्यक्तियों से, विशेष रूप से बच्चों से अलग रखना चाहिए, और जहाँ भी उसको रखो वो कमरा हवादार होना चाहिए। और रोगी की नाक और मुंह से जो स्राव निकलता है उसको पुराने लेकिन साफ कपड़े से पोंछना चाहिए और उस कपड़े को जला देना चाहिए। रोगी के जो थूकने वाले बर्तन हैं उसमें भी निसंक्रामक पदार्थ डालें। निसंक्रामक पदार्थ वो होते हैं बच्चों जो कीटाणुओं को मारते हैं। और रोगी बालक के खिलौने, कपड़े और बर्तन भी निसंक्रामक पदार्थ से ही साफ करने चाहिए। जब घर में या नगर में ये बीमारी फैल रही हो तो सफाई से रहना चाहिए, नाक और गले की सफाई करना चाहिए और किसी निसंक्रामक के द्वारा ही कुल्ला करना चाहिए, और रोगी से दूर रहना इस रोग के बचाव का उपाय है। अब पढ़ते हैं बच्चों डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है, और ये रोग भी वायु के माध्यम से फैलता है। और ये रोग मुख्य रूप से 2 से 5 साल तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। और इस रोग का कारण एक प्रकार का जीवाणु होता है जो हवा के द्वारा, जो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। बच्चों जो डिप्थीरिया रोग होता है वो सामान्य रूप से सर्दियों में होता है ना। और इस रोग का जो संप्राप्ति काल है वो 1 से 3 दिन का होता है। ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है और शुरू में बच्चों के गले में दर्द होता है, और धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता रहता है और गले में घाव हो जाते हैं। इसके साथ साथ बुखार भी आता है। रोगी को बोलने में और खाने पीने में परेशानी होने लगती है, और जो श्वास मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। बच्चों जो डिप्थीरिया के रोगी होते हैं उसको ऐसी जगह पर आराम से लिटाना चाहिए जहाँ पर वायु शुद्ध हो और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। और इस रोग के उपचार के लिए डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन नामक इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और इस इंजेक्शन को लगवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। रोगी को कुछ तरल पदार्थ मतलब कि लिक्विड खाने के लिए देते रहना चाहिए, नहीं तो जो गला है वो बंद हो जाएगा, है ना। बचाव के उपाय बच्चों, इस रोग से बचाव के लिए जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको रोगी बच्चों से सबसे पहले तो दूर रखना चाहिए, है ना। और जो रोगी द्वारा वस्तुएं प्रयोग की गई हैं उन्हें अलग रखना चाहिए। स्वस्थ बच्चों को इस रोग का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और स्वस्थ हो जाने के बाद भी जो रोगी है उसको कम से कम 10 दिन तक दूसरे स्वस्थ बच्चों से मिलने जुलने नहीं देना चाहिए, अलग रखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं बच्चों काली खांसी या कुकुर खांसी। बच्चों काली खांसी भी एक संक्रामक रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है, और ये बचपन में बार बार होता है, और इस रोग से बच्चों को बहुत अधिक परेशानी होती है ना। इसका जो संप्राप्ति काल है वो 5 से 16 दिन का होता है, और इसके जो लक्षण है वो निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट्स, इस रोग के कारण गले में दर्द होता है, बुखार भी हो जाता है और बड़ी बेचैनी रहती है, और आँखों से पानी आता रहता है, और बच्चे का खांसते खांसते मुंह लाल हो जाता है। संक्रमण बच्चों, रोगी के बातचीत करने से और खांसने से, छींकने से जो रोगी व्यक्ति है उसमें जो प्रविष्ट जीवाणु होते हैं वो हवा में मिलकर दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें भी रोगग्रस्त कर देते हैं। अब बच्चों काली खांसी या कुकुर खांसी से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो स्वस्थ बालक जो होते हैं उन्हें रोगी से अलग रखना चाहिए, और दूसरे जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको भी इस रोग का टीका लगवाना चाहिए। और रोगी के ठीक होने के बाद उसने जो जो वस्तुएं प्रयोग की थी और वस्तुओं के साथ साथ जो कमरा जहाँ पर उसको रखा गया था रोगी को, उसे निसंक्रमित कर देना चाहिए, यानी कि कीटनाशक दवा छिड़कनी चाहिए। अब बच्चों कर्णफेर।
उसको इंग्लिश में कहते हैं मम्प्स। कर्णफेर को बच्चों गलसुआ और अंग्रेजी में मम्प्स कहते हैं। ये भी वायु के द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है और ये विशेष रूप से बच्चों में होने वाला रोग है। ये अधिक भयंकर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है और कभी कभी ये रोग वयस्कों यानी कि बड़ों को भी हो जाता है। और ये रोग शीतकाल में यानी कि जाड़ों में अधिक प्रभावी होता है। इस रोग का संक्रमण कैसे होता है? इस रोग के जो रोगाणु होते हैं वो लार में होते हैं और ये रोगी व्यक्ति के निकट संपर्क होने से अथवा थूक के कणों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। यदि हम रोगी व्यक्ति के संपर्क में आए तो जो है स्वस्थ व्यक्ति को भी ये रोग हो जाता है। इसका संक्रमण जो है बच्चों वो 1 सप्ताह से 4 सप्ताह तक हो सकता है। ये जो रोग है ना, ये विशेष रूप से जो दूध पीने वाले शिशु होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। और इस रोग से जो पीड़ित बच्चा होता है, यदि किसी बच्चे को जब ये रोग हो जाता है तो वो दूध नहीं पीता है और जो है एक तो दर्द होता है उसको, दूसरा भूख के कारण वो रोता ही रहता है ना। ऐसी दशा में बच्चे को तुरंत किसी बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर से दिखाना चाहिए, बच्चे का परीक्षण कराने लेना चाहिए। और बच्चों इस रोग के जो लक्षण हैं वो ये है कि इस रोग में कान के जो आगे पीछे जबड़े होते हैं उनके कोनों में सूजन आ जाती है और गले और कान में बहुत दर्द होता है। और ये लार ग्रंथियों में सूजन के कारण होता है। कभी कभी जो जीभ की ग्रंथियाँ होती हैं वो भी सूख जाती हैं और खाने पीने में कष्ट होता है। और बच्चों सूजन 3-4 दिनों में कम हो जाती है और बुखार भी ठीक हो जाता है, लेकिन रोगी व्यक्ति से लगभग 1 सप्ताह तक इस रोग के संक्रमण हो सकता है ना। अब रोग का उपचार कैसे करोगे? कर्णफेर का उपचार, रोगी के सूजन वाले भाग पर बेलाडोना का जो प्लास्टर होता है वो लगाना चाहिए और आयोडेक्स भी लगा सकते हैं। आप देखते हो ना कई बच्चों के आप यहाँ कान के पास प्लास्टर लगे देखते हैं, तो वो इसीलिए लगाया जाता है, वो जब मम्प्स हो जाते हैं तभी लगाया जाता है। और ज़्यादा दर्द होने पर पानी में पोस्त के दाने डालकर उसमें कपड़ा भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ कर उससे सिकाई करनी चाहिए। गर्म पानी में पोस्त डाल दिया और फिर उसमें कपड़ा भिगाया और फिर उसे निचोड़ा, उससे सिकाई करनी चाहिए। दूसरा, गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ले भी करने चाहिए, है ना। और गले पर कपड़ा लपेटकर ठंड से बचना चाहिए और रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए। अब बच्चों इस रोग के बचाव के उपाय क्या है? इस रोग के बचाव के लिए जो स्वस्थ बच्चे हैं उन्हें रोगी बच्चे के संपर्क से दूर रखना चाहिए, ठंड से बचाना चाहिए और आजकल इस रोग का जो बचाव का टीका भी लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। बच्चों इन्फ्लुएंजा जो है वो भी वायु के द्वारा फैलने वाला संक्रमित रोग है और ये रोग बहुत तीव्र गति से बहुत तेज़ी से संक्रमित होता है और बड़ी संख्या में ये जो है लोगों को प्रभावित करता है। और इस रोग की उत्पत्ति का कारण भी एक रोगाणु होता है जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। इस वायरस का संक्रमण सांस के अलावा रोगी व्यक्ति के रुमाल, बर्तनों और दूसरी वस्तुओं के द्वारा भी हो सकता है। ये बच्चों इसका उद्भवन काल जो है वो लगभग 24 घंटे से 48 घंटे का होता है और इस रोग के प्रारंभ होते ही व्यक्ति को क्या होता है, जुकाम, खांसी और बुखार आ जाता है। रोगी छींके मारने लगता है, सारे शरीर में दर्द होता है और नाक बहने लगती है। व्यक्ति को बहुत बेचैनी महसूस होती है और 102 और 104 डिग्री तक बुखार हो जाता है। अब बच्चों इन्फ्लुएंजा रोग के बचाव पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा के लक्षण प्रकट होते ही रोगी को पूरा आराम करना चाहिए और रोगी को नमक मिले गर्म पानी से कुल्ले करने चाहिए, गरारे कराने चाहिए और रोगी को दूध, चाय और दलिया आदि हल्का आहार देना चाहिए, है ना। और जो योग्य डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह के अनुसार उन्हें दवा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है।
स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। होम साइंस में आपका हाफ ईयरली एग्जाम में चैप्टर 1 से लेकर 9 तक ही आएगा और आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो हमने पूरे चैप्टर से बनाए हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद। ऑल द बेस्ट, डू वेल, बाय बाय।